नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं प्रियतम अभिनव फिर हाजिर हूं आपके पास सेल डिवीजन का वन शॉट लेकर के। आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, दैट इज क्या, सेल डिवीजन और सेल साइकिल। यदि हम बात करें बच्चों सेल साइकिल और सेल डिवीजन की, क्या कहते हैं इसको, है ना। अगर हम कहें सेल साइकिल और सेल डिवीजन, तो जैसे बच्चा लाइफ साइकिल कहते हैं वैसे ही सेल के जीवन को सेल साइकिल कहते हैं। किसी भी सेल कोशिका के जीवन में अगर हम कहें तो सबसे पहले ग्रोथ होता है, विकास होता है, और फिर क्या होता है, बंटवारा होता है, दैट इज डिवीजन होता है। तो हम कहेंगे सेल साइकिल के अंदर में बच्चा, है ना, ग्रोथ भी होगा, है ना, ग्रोथ भी होगा और विभाजन भी होगा। जबकि सेल डिवीजन का अर्थ क्या है बच्चा, विभाजन होना। अगर हम कहें सेल साइकिल क्या है, तो हम कहेंगे कोशिका द्वारा अपने जीनोम, जीनोम कहने का अर्थ है डीएनए, जीनोम कहने का अर्थ है सारा जीन जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, हम उसकी बात करते हैं। कोशिका द्वारा अपने जीनोम की प्रतिकृति बनाना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, synthesizes the other constituent of cell and eventually divides into two daughter cell। कहने का अर्थ है कि यदि कोशिका अपने डीएनए का विभाजन करा ले जाए, अपने अंदर जो ऑर्गेनल्स है उसका विभाजन करा ले जाए, अपने अंदर जो कोशिका द्रव है उसका मात्रा बढ़ा ले उसकी, है ना, तो ये सारा का सारा इवेंट क्या कहलाएगा बच्चा, सेल साइकिल कहलाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, कोशिका चक्र कहेंगे। फिर अगर हम कहें तो जो डीएनए का बनना है ना, डीएनए का जो बनना है बच्चा, वो एक खास स्टेज में सेल डिवीजन के होता है, लेकिन जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट है सेल डिवीजन के दौरान। हम कहें तो कहेंगे कोशिका विभाजन के एक विशेष चरण में डीएनए का संश्लेषण होता है, लेकिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों का वितरण कोशिका विभाजन के दौरान जटिल घटनाओं की एक श्रृंखला है ना। अगर हम आगे बढ़े तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेल साइकिल में अगर हम फेज की बात करें, देखो बच्चा फेज क्या है। अगर हम आपको कहें कि क्या है फेज, तो देखो अगर हम किसी ह्यूमन के सेल को लेबोरेटरी में ले जाएं, लेबोरेटरी में ले जाने के बाद हम क्या देखते हैं, 24 घंटे में एक कोशिका दो कोशिका बन जाती है। एक सेल कितना सेल बन जाएगा बच्चा, 2 सेल बन जाएगा। और उसके क्रम में हमको दिखता है 5 से 6 घंटे में मान लो सेल में कुछ बदलाव आया, 6 से 8 घंटे में कुछ बदलाव आया, है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चा, फेज बोल देते हैं, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, मानव कोशिका लगभग 24 घंटे में एक बार विभाजित होती है, और यह विभिन्न जीवों में अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम कहें ईस्ट, है ना, जो क्या है बच्चा, फंजाई है ना, ईस्ट में कोशिका विभाजन 90 मिनट में ही हो जाता है। ईस्ट में कोशिका विभाजन कितने समय में हो जाएगा बच्चा, 90 मिनट में ही हो जाएगा। अब देखिए अगर हम कहें तो सेल साइकिल कोशिका चक्र को 2 मूल चरणों में विभाजित करते हैं। 2 मूल चरण क्या है बच्चा, एक ऐसा चरण है जिसमें सेल अपने आप को ग्रो कराता है, सेल अपने आप का ग्रोथ कराता है, और एक साइकिल ऐसा आता है जिसमें सेल विभाजित हो जाता है, जिसमें कोशिका विभाजित हो जाती है। अगर हम कहें जब सेल को ग्रोथ करना है तो उसमें लगभग 95% समय लगता है, जबकि विभाजन के समय में मात्र 5% या उससे कम समय लगता है। अगर यहां हम समझने की कोशिश करें तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो फेज है बच्चा, इसको हम बोलते हैं इंटरफेज। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इंटरफेज बोलते हैं। अगर हम इसको समझें, हम कहेंगे ये रहा आपका विभाजन फेज, ये रहा आपका डिवीजन फेज, और ये जो रहा इंटरफेज। और इंटरफेज में मुख्यतः क्या होता है बच्चा, हम बोलेंगे ग्रोथ फेज होता है ये। अब देखो मेन पर्पस क्या है, मुख्य पर्पस क्या है कोशिका विभाजन का, क्रोमोसोम का बराबर बंटवारा, डीएनए का बराबर बंटवारा हो जाना। तो बंटवारा का काम केवल कब चलेगा, जब डिवीजन का समय होगा। बाकी समय में क्रोमोसोम रिलैक्स कंडीशन में रहेंगे। इसके लिए हम इसको रेस्टिंग फेज भी कह देते हैं। इंटरफेज को क्या कह देंगे बच्चा, रेस्टिंग फेज भी कह देंगे। लेकिन मोस्ट एक्टिव फेज होता है, क्यों, क्योंकि ग्रोथ के सारे चीजें जो कंप्लीट होगी वो कहां होगी, इंटरफेज में होगा, है ना। चलो अगर हम आगे समझने की कोशिश करें तो इंटरफेज में अभी हम देख रहे हैं ग्रोथ 1 फेज है। अगर हम बच्चा G1 फेज की बात करें, ग्रोथ फर्स्ट, है ना, यहां पर अगर हम कहें तो ये ग्रोथ फर्स्ट है, ये क्या है, एस फेज है बच्चा, और ये ग्रोथ 2 है। ग्रोथ 1 को बच्चा हम गैप 1 फेज भी कहते हैं, है ना। पहला गैप, है ना, कोशिका विभाजन के बाद पहला गैप कौन है, गैप 1। इसको हम ग्रोथ फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं।
दूसरी बात, ये जो डिवीजन होता है इसको एम फेज भी कहते हैं, माइटोसिस भी जनरली कहते हैं। हम कहेंगे ये पोस्ट माइटोटिक है, माइटोसिस के बाद है। हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चा? पोस्ट माइटोटिक फेज भी कह सकते, और सिंथेसिस के पहले है तो हम इसको प्री सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं। यहां पर क्या क्या घटनाक्रम चलेगी? तो कोशिका द्रव्य बढ़ेगा, है ना, ज्यादातर जो ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, वो विकसित हो जाएंगे, है ना, वो डुप्लीकेट कर जाएंगे, कुछ को छोड़ के आरएनए बन जाएगा, एमिनो एसिड बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? सेल अपना साइज बढ़ाता चला जाएगा, कहां? ग्रोथ 1 फेज में। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिसको आगे सेल डिवीजन में नहीं कंटिन्यू करना होता है, वो कोशिका वहीं पे ठहर जाती है और उसको हम जी0 या फिर क्विसेंट स्टेज कहते हैं बच्चा। अगर मान के चलो हम, मेरे साथ 4 लोग चल रहे हैं, वो तीनों आगे बढ़ गए, हम यहां रुक गए, यही अर्थ है। कहने का अर्थ है सेल सब चल रहा था, उसमें से कोई सेल कहा हम यहीं रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे हार्ट के सेल की बात करें, जैसे न्यूरॉन सेल की बात करें, मैच्योर होने के बाद ओल्ड न्यूरॉन सेल, ये सब जी0 फेज में रुक जाता है। जी0 फेज में सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होंगे, लेकिन सेल विभाजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे बच्चा, है ना। चलिए अब देखते हैं, जैसे ही हम जी1 से आगे बढ़ेंगे बच्चा, यहां पर जी1s चेक पॉइंट होगा, जिसको हम मेजर चेक पॉइंट भी कहते हैं। ये चेक पॉइंट ये चेक करता है कि इस कोशिका को, कोई भी कोशिका आगे विभाजन में जाएगी या नहीं। अगर कोई कोशिका इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो फिर उसको विभाजन में जाना ही पड़ता है, अगर हम बात करें बच्चे एस फेज की, एस फेज के लिए हम सिंथेसिस शब्द का यूज करते हैं। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चा? बनना, है ना। क्या बनेगा? हम कहेंगे डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, है ना। डीएनए से डीएनए बनने के बाद हिस्टोन प्रोटीन बनेगा, और डीएनए हिस्टोन मिलकर क्रोमेटिन क्रोमोजोम बनाएगा। हम कहेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए की प्रतिकृति बनेगी। देन फिर क्या होगा? क्रोमोजोम का डुप्लीकेशन होगा, हिस्टोन प्रोटीन का भी निर्माण हो जाएगा, है कि नहीं। और यहां पर सेंट्रियोल भी डिवाइड करके 1 से 2 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्यों सेंट्रियोल डिवाइड होंगे? क्योंकि यही सेंट्रियोल ध्रुवीय केंद्र पर जाके क्रोमोजोम के बंटवारे में अपना रोल प्ले करेंगे, और जो सेंट्रियोल का विभाजन है वो कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में होता है, इसको ध्यान रखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जी2 फेज में जब हम आए तो इसको हम बच्चा बोल सकते हैं ये गैप 2 फेज है, ये सेकंड ग्रोथ फेज है, सिंथेसिस के बाद हो रहा है, हम बोलेंगे पोस्ट सिंथेटिक फेज है। माइटोसिस के पहले हो रहा है, हम बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज है। और ग्रोथ 2 फेज की बात करें, यहां कोशिका द्रव और बढ़ता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी जैसे ऑर्गेनेल यहीं पर बन जाएंगे। फिर क्या? एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ट्यूबुलिन, जिससे स्पिंडल फाइबर बनता है, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन यहीं बन जाएगा। फाइनली यहां पर एक और चेक पॉइंट है डिवीजन से पहले, जिसको हम G2M चेक पॉइंट बोलते हैं। ये माइनर चेक पॉइंट भी कहलाएगा बच्चा। ये यह तय करता है या एश्योर करता है कि अब डिवीजन होना है, अब विभाजन होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे किसकी बच्चे? एम फेज की। तो चलिए उससे पहले हम समझे इंटरफेज। अभी समझे इंटरफेज में 3 सब फेज थे। इंटरफेज क्या था? सबसे बड़ा फेज था, 95% समय यही ले रहा था। हम कहेंगे यह 2 लगातार एम चरणों के बीच का चरण होता है। इंटरफेज कोशिका चक्र का लगभग 95% समय लेता है। इसे विश्राम अवस्था या रेस्टिंग फेज कहा जाता है। लेकिन इस अवधि में कोशिका वृद्धि के द्वारा नाभिकीय विभाजन की तैयारी करती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर तुम बचपन से याद हो तुमको, तुम इस तरह के फिगर को देखे होगे। एक सेल पहले इस तरह से न्यूक्लियस बाइफरकेट करेगा, फिर न्यूक्लियस विभाजन करेगा, देन फिर सेल विभाजन करेगा। तो इसकी तैयारी हो रही होती है कि न्यूक्लियस विभाजन कर जाए। फिर दूसरी बात कहें, एम फेज की अगर हम बात कहें तो हम बोलेंगे ये एक्चुअल सेल डिवीजन है। बात समझ में? यह वह चरण है जिसमें वास्तविक कोशिका विभाजन या माइटोसिस होता है। यह कैरियोकाइनेसिस और गुणसूत्रों के विभाजन से शुरू होता है। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म के विभाजन पर समाप्त हो जाता है बच्चों। चलिए हम आगे अगर बढ़े, हम क्या कहेंगे? इंटरफेज को हम 3 फर्दर फेज में डिवाइड कर दिए। जीवन चरण, यह माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत के बीच का अंतराल होता है।
क्योंकि अभी हम देखे थे बच्चा, ये अगर एम फेज है ना, अगर हम कहें ये G1 है, ये S है, G2 है, तो S फेज और M फेज के बीच में कौन आता है बच्चा? हम बोलेंगे G1 फेज आता है। चलिए हम अगर आगे बढ़े, हम कहेंगे इस चरण में कोशिका लगातार सक्रिय रहती है और आकार में वृद्धि करती है। कहने का अर्थ है यहां से कोशिका अगर चलेगी तो यह अपने आकार में वृद्धि करते आगे बढ़ जाएगी। आगे अगर बढ़े तो हम कहेंगे इंटरफेज में G1 फेज गैप 1, S फेज सिंथेसिस, G2 फेज को क्या बोल रहे हैं बच्चा? गैप 2 फेज, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं S चरण सिंथेसिस फेज, इस चरण में डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण, रेप्लिकेशन होता है और प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। हम कहेंगे ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस और अमाउंट जो डीएनए का होगा बच्चा वो डबल पर सेल हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े, हम कहेंगे G2 फेज जो है ये दूसरा चरण है। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। कौन सा प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अगर हम कहें वयस्क जीवों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है या कभी कभी ही विभाजित होती है, ये कोशिकाएं आगे विभाजन नहीं करती और जीवन चरण से निकलकर कोशिका चक्र की एक निष्क्रिय अवस्था जिसे क्वेसेंट अवस्था G0 कहते हैं उसमें प्रवेश कर जाती है। चलिए आगे अगर बढ़े, हम कहते हैं प्राणियों में माइटोटिक विभाजन केवल सोमेटिक सेल दैहिक द्विगणित डिप्लॉइड कोशिका में पाया जाता है। माइटोसिस केवल, है ना, अगर हम कहें प्राणियों में माइटोटिक विभाजन केवल सोमेटिक सेल में पाया जाता है, जबकि पौधों में यह हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों कोशिकाओं में देखा जाता है। अगर याद हो, बताए थे पौधे में गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दो चरण होते हैं। गैमिटोफाइट हैप्लॉइड होता है, इससे जो गैमिट बनते हैं वो माइटोसिस से ही बनते हैं बच्चा। तो हम क्या कह रहे हैं, जनरली हमको देखा जाता है, हम लोग देखते हैं माइटोसिस डिप्लॉइड सेल में, है ना, द्विगुणित कोशिकाओं में होती है, लेकिन प्लांट के केस में, पौधे के केस में यहां हैप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस देखा गया है ना, हैप्लॉइड सेल में भी समसूत्री विभाजन को देखा गया है। चलिए अगर आगे बढ़े, हम कहेंगे माइटोसिस को समसूत्री विभाजन, इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनक और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। कहने का अर्थ हुआ माइटोसिस सेल डिवीजन को हम इक्वल या इक्वेशनल डिवीजन कहेंगे, क्योंकि नंबर जो क्रोमोसोम का है वो पेरेंटल और प्रोजेनी सेल्स में इक्वल या सेम हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े, माइटोसिस के चरण में हम देखें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, 4 फेज हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम बढ़े आगे तो समझेंगे क्या, प्रोफेज सबसे पहला फेज होता है बच्चा, है ना, जो फॉलोड होता है G2 फेज के बाद। कहने का अर्थ क्या है, अगर हम समझे कोशिका में तो हम क्या देखते हैं, ये रहा अगर एम फेज, तो G2 के जस्ट बाद एम फेज की शुरुआत होती है बच्चा, है ना, G2 के जस्ट बाद। और सबसे पहला फेज प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज और देन बच्चा होता है साइटोकाइनेसिस, दैट इज सेल डिवीजन। अगर हम कहें इनमें निम्नलिखित घटनाएं शामिल होंगी प्रोफेज में, सबसे पहले क्या, तो जो क्रोमोसोम, जो गुणसूत्र फैला हुआ था, जो रिलैक्स कर रहा था, अब वो सिकुड़ने लगेगा, कॉन्डेंस करने लगेगा। ये होगा इसका पहला स्टेप। दूसरी बात अगर हम कहें, हम कहेंगे जो सेंट्रियोल है हमारा, सेंट्रियोल क्या, ध्रुव की तरफ जाके क्रोमोसोम को विभाजन करने में अपना रोल प्ले करेगा, वो अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देगा बच्चा, है ना, ये इधर पोल की तरफ और ये इधर पोल की तरफ जाना शुरू कर देगा, है ना। दूसरी बात, जब प्रोफेज खत्म होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्गी कॉम्प्लेक्स ये सब डिसअपियर कर जाएंगे, ये सारे चीज डिसअपियर कर जाएंगे और जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगा। चलिए हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप कहता है मेटाफेज। मेटाफेज की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत नाभिकीय झिल्ली के पूर्ण रूप से लुप्त होने के साथ होती है। कहने का मतलब जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर कर जाएगा, हम कहेंगे मेटाफेज की शुरुआत हो गई है। मेटाफेज में अगर हम समझें तो हम क्या देखेंगे बच्चा, सेंट्रियोल पोल की तरफ जा चुका है, स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया था प्रोफेज में, और क्रोमोसोम बीचों बीच, अब देखिए जैसे पृथ्वी पर बीचों बीच इक्वेटर होता है, वैसे ही सेल पे बीचों बीच हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम बीचों बीच अरेंज हो जाएगा बच्चा, है ना, और साइड में जो काइनेटोकोर है, इससे स्पिंडल फाइबर अटैच होके, है ना, पोल पे सेंट्रियोल से अटैच करवा देगा और बीचों बीच अरेंज होने की प्रक्रिया को हम कॉन्ग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा,
कांग्रेशन कहते हैं। यहां हमको देखने को मिल रहा है कि ये सारा का सारा बीचों बीच अरेंज हो गया है। सारा का सारा कहां अरेंज हो गया बच्चा? बीचों बीच अरेंज हो गया। अगर हम अगली बात कहें, हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन क्रोमोजोम गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन होकर स्पष्ट एवं सघन गुणसूत्र बनते हैं, जो दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं और काइनेटोकोर के माध्यम से स्पिंडल तंतुओं से जुड़े रहते हैं। ये देखिए सेंट्रियोल था, अभी ये देखिए है ना, एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड होते हैं और यहां काइनेटोकोर से ये है ना जुड़ गया, किससे? स्पिंडल तंतु से, और इधर आकर के किससे जुड़ गया बच्चा? सेंट्रियोल से। अगर हम बोले क्रोमोजोम कहां अरेंज हो गया है? सेंटर पे, जिसको हम मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं, है ना। इसी को हम पीछे इक्वेटोरियल प्लेट कह रहे थे, इसी को हम बच्चा मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। जहां सेंट्रोमियर लाई कर जाए उसी को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, जो तुम्हारा मेटाफेज है ना, जो मेटाफेज है वहां पर क्रोमोजोम सबसे अधिक कंडेंस रहता है। मोस्ट कंडेंस क्या बोलेंगे हम बच्चा? मोस्ट कंडेंस कहां रहेगा? सबसे क्लियर स्ट्रक्चर यदि हमको क्रोमोजोम का देखना है, वो हमको कब देखने को मिलेगा? मेटाफेज में। अगर हम आगे बढ़ें, हम कहेंगे एनाफेज। एनाफेज की अगर बात करें, यहां पर देखो ये जो तुम्हारा सेंट्रियोल था है ना, स्पिंडल फाइबर एक इधर खींचा एक उधर खींचा, क्रोमोजोम सेपरेट कर गया। क्रोमोजोम क्या हो गया बच्चा? सेपरेट कर गया। देखो कैसे सेपरेट कर गया, ये इधर भागा, आधा इधर भागा, है ना, आधा इधर और आधा इधर भागेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? जो क्रोमोजोम बीचों बीच अरेंज था, आधा इधर और आधा उधर भाग गया। हम क्या कहेंगे? प्रत्येक गुणसूत्र सेंट्रोमियर पर विभाजित होकर सिस्टर क्रोमेटिड में बट जाते हैं, है ना। ये वाला एक क्रोमेटिड, ये वाला दूसरा क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड आधा उधर और आधा इधर चले जाएंगे। दो क्रोमेटिड अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, है ना। एक क्रोमेटिड ये है क्रोमोजोम का, एक ये, एक इधर खिंचाएगा और एक उधर खिंचाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एनाफेज का प्रोसेस कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि हम शेप क्रोमोजोम का देखना चाहें तो एनाफेज सबसे बेस्ट फेज है, जहां हम इसका आकार क्रोमोजोम या गुणसूत्र की आकार को देख सकते हैं। चलो अगर हम बात करें टेलोफेज की बच्चा, ये लास्ट स्टेज है ना। ये माइटोसिस का अंतिम चरण है। माइटोसिस में भी किसका बच्चा? कैरियोकाइनेसिस, है ना। किसका? कैरियोकाइनेसिस। दैट इज क्या? अगर हम बोले न्यूक्लियस के विभाजन का, जिसमें निम्नलिखित घटनाएं क्या होंगी? तो ये देखो क्रोमोजोम पोल की तरफ पहुंच गया है, क्रोमोजोम पोल की तरफ पहुंच गया है, और फिर से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग आ गई। फिर से बच्चा, जो तुम्हारा प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगा था, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ गया। दूसरी बात, न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गायब हो गया था, वो फिर से आ गया। हम कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में बन रहा था, यहां गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये फेज प्रोफेज का जस्ट उल्टा है। हम कह सकते हैं टेलोफेज क्या है बच्चा? रिवर्स है। किसका? प्रोफेज का। चलो अगर आगे बढ़े, हम कहेंगे बच्चा साइटोकाइनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें कैरियोकाइनेसिस गुणसूत्रों के विभाजन के बाद कोशिका के साइटोप्लाज्म का विभाजन होकर दो डॉटर सेल यानी दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। आगे अगर हम समझे, हम कहेंगे प्राणियों की कोशिकाओं में इन एनिमल सेल प्लाज्मा झिल्ली में खांचा फड़ो बनता है, जो धीरे धीरे गहरा होता जाएगा। कहने का अर्थ है, अगर हम देखें ये एक कोशिका है, ये धीरे धीरे इस तरह से गड्ढा बनेगा, ये इस तरह से गड्ढा बनेगा और ये और गहरा होता जाएगा, है ना, और फाइनली यहां गांठ बना देगा। और इसी के बाद फिर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस तो पहले से डिवाइडेड है। न्यूक्लियस क्या है बच्चा? पहले से डिवाइडेड है, और फाइनली ये कोशिका विभाजन में चला जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें प्लांट सेल में, यदि हम बात करें पौधे के सेल में, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है। ये देखो बाहर से अंदर की तरफ, हम कहेंगे सेंट्रीपिटल डायरेक्शन है, लेकिन हम कहेंगे इसमें प्लांट सेल में ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। कहने का अर्थ अगर हम कहें ये कोशिका है प्लांट सेल, यहां पर दो न्यूक्लियस तो पहले विभाजित हो चुके थे, बीच से शुरुआत होगी, है ना, किनारे की तरफ जाएगी और ये बना देगा बीच में बच्चा सेल प्लेट, और सेल प्लेट बनाकर फिर क्या हो जाएगा? कोशिका का विभाजन हो जाएगा। जैसे ही साइटोकाइनेसिस खत्म हुआ, हम कहेंगे बच्चा
सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया, समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया। अगर हम कहें माइटोसिस का महत्व तो क्या है, तो माइटोसिस द्वारा द्विगुणित पुत्री कोशिकाएं बनती है जिसमें अनुवांशिक पदार्थ समान होता है ना। माइटोसिस में डिप्लॉयड आउटर सेल बनते हैं जो पेरेंट सेल के बिल्कुल समान होते हैं। दूसरी बात, रिपेयरिंग कराता है सेल का, स्पेशली इन लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल। हम अगर कहें यहां पर पेट में हमारे लगातार हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट हो रहा है, वहां का वाल 2-3 दिन में टूट गया, वहां सेल की भरपाई किससे होगी, समसूत्री विभाजन से। फाइनली हम कहेंगे शीर्षस्थ तथा पार्श्व कैम्बियम है ना, एपिकल और लैटरल कैम्बियम जो लगातार ग्रोथ कराता है प्लांट में, उसमें भी माइटोसिस का रोल है। तो माइटोसिस की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम देखने वाले हैं मियोसिस। चलिए मियोसिस की बात करेंगे, है ना। चलिए मियोसिस की अगर बात करें, मियोसिस को क्या बोलते हैं बच्चा, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। हम कहेंगे वह कोशिका विभाजन, है ना, वह कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और हैप्लॉइड पुत्री कोशिकाएं बनती है, वही क्या कहलाती है, मियोसिस। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में हैप्लॉइड अवस्था के निर्माण में सहायक होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर हम कहते हैं कोई मेल है कोई फीमेल है जो 2n है, तो इसके बच्चे भी तो 2n ही होने चाहिए। इसके लिए यहाँ nn गैमीट बनेगा जो फिर 2n बन जाएगा। तो 2n से n गैमीट बनाने के लिए आधा आधा सेट माता पिता से जाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए अगर हम कहें तो मियोसिस में बच्चा 2 साइकिल चलेगा, मियोसिस में 2 साइकिल चलेंगे। हम बोलेंगे अगर मान के चलते हैं एक क्रोमोजोम, एक सेल में 4 क्रोमोजोम हम समझते हैं, एक को बोलते हैं बच्चा ए, बी, ए डैश, बी डैश। तो मियोसिस जब पहला डिवीजन होगा ना बच्चा, मियोसिस का जब पहला डिवीजन होगा, हम कहते हैं मान लो क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर हम 4 लिए, और अगर डीएनए कंटेंट की बात करें, डीएनए कंटेंट यदि हम 4c लिए, एक क्रोमोजोम को सी मान लिए, 4c लिए, तो जो पहला विभाजन होगा मियोसिस 1, वहां पर ए और बी सीधे उठ के इधर चला गया, आधा हो गया क्रोमोजोम, और इधर ए डैश बी डैश उठ के चला आया। हम बोलेंगे n बराबर 4 हो गया और ये जो डीएनए कंटेंट है वो 2c हो गया। अगर हम अगला बात करें मियोसिस 2 की, तो मियोसिस 2 माइटोसिस समसूत्री विभाजन की तरह होगा। कैसे होगा बच्चा, तो एक ए और बी का क्रोमेटिड, एक ए और बी का क्रोमेटिड, है ना, और इधर ए डैश बी डैश का एक एक क्रोमेटिड, ए डैश बी डैश का एक एक क्रोमेटिड। बोलेंगे n बराबर यहां 2 रह गया था बच्चा, तो यहां भी n बराबर 2 और डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अगर हम कहें तो मियोसिस 1 में क्रोमोजोम का नंबर भी घट रहा है और डीएनए का कंटेंट भी घट रहा है, तो ये एक तरह का डिवीजन है जिसको होमोटाइपिक बोलते हैं। और इधर क्रोमोजोम का नंबर समान रह रहा है, डीएनए कंटेंट घट रहा है, इसको बोलेंगे हेटेरोटाइपिक डिवीजन। अब ध्यान से देखें, यहां पर अगर समझ में आए तो यहां क्रोमोजोम बटा नहीं है बच्चा, क्रोमोजोम आधा उधर चला गया आधा उधर चला गया, यहां जाकर के क्रोमोजोम बटा है। हम कहेंगे मियोसिस में 2 विभाजन हुआ जिसमें न्यूक्लियस का, है ना, केंद्रक और कोशिका द्रव 2 बार विभाजित किया, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म 2 बार डिवीजन किया, जबकि क्रोमोजोम 1 बार डिवीजन किया। हम कहेंगे इसमें नाभिकीय एवं कोशिका विभाजन के 2 क्रमिक चक्र होते हैं जिन्हें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहा जाता है, लेकिन डीएनए प्रतिकृति रेप्लिकेशन 1 बार ही होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। चलो आगे बढ़े, देखो आगे क्या कहता है। यहां पर पेयरिंग हो जाता है होमोलोगस क्रोमोजोम का, है ना, समजात गुणसूत्रों का युग्मन तथा उनके बीच पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशन होता है। 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं, मियोसिस 2 के अंत में 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है बच्चा। चलो अगर हम समझे मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो मियोसिस 1 में भी 4 फेज होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, जबकि मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 होंगे। प्रोफेज 1 जो मियोसिस 1 का है वो सबसे लंबा फेज होगा और उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस होंगे। जरा इसको समझते हैं क्या क्या घटनाएं घटेंगी। लेप्टोटीन लपेट देना है किसको, क्रोमोजोम को। बात समझ में आ रही है, किसको लपेटेंगे, क्रोमोजोम को, है ना।
यहां पर तुमको क्या दिखेगा, देखो ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें तुमको क्रोमोजोम बुकेट की तरह देखने को मिलेगा। एक इलाका अटैच होगा, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, है ना, जिसको हम अटैचमेंट प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अटैचमेंट प्लेट। और हुआ क्या? कंडेंसेशन हुआ, किसका? क्रोमोजोम का। कंडेंसेशन किसका हो गया बच्चा? क्रोमोजोम का। दूसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बुकेट, है ना, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? बुकेट। कहां बना? लेप्टोटीन। जाइगोटीन में हमको क्या दिखेगा? सब कुछ वैसा ही है, क्रोमोजोम और कंडेंस कर रहा है। एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये यहां भी नहीं दिखेगा, है ना, और इस तरह से दिखेगा। एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड है लेकिन दिख नहीं रहा, एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड दिख नहीं रहा, और 2 होमोलोगस क्रोमोजोम आपस में पेयरिंग करेंगे। किसके माध्यम से? हम बोलेंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। किसके द्वारा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, है ना, क्लियर है, जो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, क्लियर। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चा बाइवैलेंट, है ना, या फिर टेट्राड भी कहते हैं, क्लियर। और इस फेनोमेनन को सिनेप्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सिनेप्सिस कहते हैं। अब पैकिटीन में ये जो एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड है ये क्लियर दिखने लगेगा, हम बोलेंगे टेट्राड क्लियर दिखने लगेगा। कब? जब हम पैकिटीन में आएंगे, लेकिन अभी भी बीच में क्या है? अभी भी बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है ना, ये एक क्रोमोजोम, ये दूसरा क्रोमोजोम। क्या ये बात समझ में आ रही है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ऐसे समझते हैं, है ना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे? हम कहते हैं ये क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में सिस्टर कहलाएंगे, ये दोनों भी आपस में सिस्टर कहलाएंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है जो एक्स से पेयर स्ट्रक्चर बनाता है। ध्यान रखेंगे, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा बच्चा वहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं और रिकॉम्बिनेज एंजाइम का रोल होता है ना। ये जब क्रॉसिंग ओवर एक्स से पेयर स्ट्रक्चर है यहां पर दिखेगा नहीं, क्लियर। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बीच में क्या है बच्चा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, बन गया है। एक्स से पेयर स्ट्रक्चर बन कहां गया? पैकिटीन में, लेकिन दिखेगा यहां नहीं। दिखेगा कब? जब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हटेगा, वो हटेगा डिप्लोटीन में। हम कहेंगे यही संरचना तुमको कहां दिखेगी? ये दिखेगी बच्चा डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन में हमको क्या दिखेगा? तो इस तरह से दिखेगा कि क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम आपस में क्रॉसिंग ओवर कर ली है ना। क्रोमोजोम आपस में क्या कर ली है? क्रॉसिंग ओवर कर लिया है और ये एक्स टाइप का संरचना बनाया है ना, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम चियाजमा कहते हैं। तो चियाजमा बना कब? पैकिटीन में, लेकिन दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से ढका हुआ था। लेकिन जैसे ही हम डिप्लोटीन में आए, डिप्लोटीन में हमको क्या दिखा? ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हट गया और एक्स से पेयर स्ट्रक्चर चियाजमा दिख गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे अगर बढ़े, हम कहेंगे डाइकाइनेसिस आते आते, डाइकाइनेसिस आते आते क्या घटना होगी? हम कहेंगे ये क्रोमोजोम और ये क्रोमोजोम आपस में खींचातानी जब करेंगे तो ये जो ढेर सारा एक्स से पेयर स्ट्रक्चर है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा और फाइनली डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा चियाजमा का। चियाजमा किनारे पे चला गया, हम बोलेंगे यही क्या है बच्चा? टर्मिनलाइजेशन, है ना, टर्मिनल पे चला जाना। किसका? चियाजमा का। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर कर जाएगा, है ना, और सेंट्रियोल अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। कहते हैं ड्यूरिंग लेप्टोटीन चरण में गुणसूत्र स्पष्ट हो जाते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देने लगते हैं। यह दिखने लगता है कि क्रोमोजोम है, लेकिन एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड है ये सब यहां नहीं दिखता है। हम कहेंगे ड्यूरिंग लेप्टोटीन क्रोमोजोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। कॉम्पैक्शन, इस चरण के दौरान गुणसूत्रों का संघनन, है ना, कॉम्पैक्शन क्रोमोजोम का होगा, वो लगातार बढ़ता रहता है। पूरे लेप्टोटीन फेज में कॉम्पैक्शन, कंडेंसेशन क्रोमोजोम का होता रहेगा। आगे अगर बढ़े, हम कहेंगे जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोजोम पेयरिंग करना स्टार्ट करता है, जिसको हम सिनेप्सिस कहते हैं बच्चा। कहेंगे जाइगोटीन चरण में गुणसूत्र आपस में युग्मन पेयरिंग शुरू करते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। युग्मित गुणसूत्रों को, है ना, हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम को, ठीक है, गुणसूत्र कहा जाता है। युग्मित गुणसूत्रों को समजात होमोलोगस क्रोमोजोम कहा जाता है। समजात गुणसूत्रों की एक जोड़ी द्वारा बनाने वाली संरचना साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है।
और ये बनाती कौन सा स्ट्रक्चर है, बाइवेलेंट या टेट्राड। बाइवेलेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, दो दो क्रोमेटिड का क्रोमोजोम है, इसलिए इसको टेट्राड भी कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर आगे बढ़े, हम कहेंगे पैकिटीन स्टेज में, है ना, पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा नन सिस्टर क्रोमेटिड। किसको कहेंगे? अभी बताए थे ये 1 2, ये 3 4, 1 2 आपस में सिस्टर, 3 4 आपस में सिस्टर है ना। अगर इन दोनों के बीच हो रहा है, हम बोलेंगे नन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है, हम बोलेंगे क्या हो गया। तो पैकिटीन चरण में समजात गुणसूत्रों के नन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, जिससे अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। यह क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें रिकॉम्बिनेज एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिकॉम्बिनेशन गांठ बनाता है, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी कहते हैं। अब कहते हैं डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, है ना। कहने का मतलब इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, इसका विघटन हो जाएगा, है ना। फिर कह रहे हैं बाइवेलेंट, है ना, सेपरेट करेगा एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना। कहां पर छोड़ के, हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर को छोड़ करके। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। डिप्लोटीन चरण में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है और बाइवेलेंट अलग होने लगते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के स्थान पर जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब अब जो है एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड है बच्चा, एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड है। क्लियर है? एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड है। ये कोशिश करेगा, है ना, ध्यान से देखो, ये कोशिश करेगा मेरा क्रोमोजोम मेरे साइड है, ये कोशिश करेगा मेरा क्रोमोजोम मेरे साइड है। इस चक्कर में क्या होगा, ये जो तुम्हारा चियाज्मा है ये ऊपर और नीचे स्लाइड करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यही कह रहा है डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी टू सेपरेशन ऑफ बाइवेलेंट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दिस फॉर्म एन एक्स लाइन स्ट्रक्चर कॉल्ड चियाज्मा। क्लियर है मामला? चलो आगे बढ़े। कहता है डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। अभी समझाए थे, पूरे तरीके से चियाज्मा किनारे पर आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाएगा और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर कर जाएगा। डाइकाइनेसिस चरण में चियाज्माटा और टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। इस चरण में नाभिकीय झिल्ली टूट जाती है और न्यूक्लियस गायब हो जाता है। हम कहेंगे मेटाफेज में इस तरह का संरचना। अब ध्यान से देखो, मेटाफेज में क्या होगा, बीचों बीच हम कहे थे इक्वेटोरियल प्लेट, और बताए थे जहां पर सेंट्रोमियर लाई करे वो मेटाफेजिक प्लेट। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम कहेंगे ये क्रोमोजोम इस तरह से बना हुआ है, ये क्रोमोजोम इस तरह से बना हुआ है, ये रहा सेंट्रोमियर, ये रहा सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर दो पॉइंट पे लाई करेगा, हम कहेंगे ये दोनों इलाका बच्चा मेटाफेजिक प्लेट कहलाएगा। ये और ये, यहां पर दो मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे। यहां पर कितने मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे? दो। और ये रहा बीचों बीच इक्वेटोरियल प्लेट पे चियाज्मा। अब क्या होगा मेटाफेज में, तो हम जानते हैं सेंट्रियोल और ये काइनेटोकोर अटैचमेंट हो जाएगी स्पिंडल फाइबर। अब यहां सेपरेशन कब होगा? एनाफेज में। तो यहां पर देखें मेटाफेज 1 में जो बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं और स्पिंडल के विपरीत ध्रुवों के से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल होमोलोगस गुणसूत्रों की जोड़ी से जुड़ जाते हैं, है ना। यहां पर कह रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर जुड़ गया। आगे बढ़े, देखो आगे क्या कहता है। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में टूटता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां ध्यान से, अगर हम कहते हैं बच्चा ये क्रोमोजोम था, ये क्रोमोजोम था, अगर यहां से हमको तोड़ना है, कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा। ये एक क्रोमोजोम, ये दूसरा क्रोमोजोम। बात समझ में आ रही है? इस तरह से चीजें टूट जाएंगी, है ना। इस तरह से क्या होगा, चीजें टूट जाएंगी और अपने अपने पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगी। अपने अपने पोल की तरफ मूव करना बच्चा स्टार्ट कर देगी। देखो प्रोफेज में हम क्या देखे, प्रोफेज में क्रोमोजोम कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, मेटाफेज में बीचों बीच चीजें अरेंज हो गई, एनाफेज में चीजें टूट गई और टेलोफेज में जाकर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, दो न्यूक्लियस बन जाएगा और दोनों सेपरेट हो जाएंगे क्रोमोजोम, है ना। क्लियर है? क्या कहते हैं? एनाफेज 1। इस चरण में समझा तो होमोलोगस गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर पर जुड़े रहते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो इसका सेंट्रोमियर ये रहा, इसका सेंट्रोमियर ये रहा, सेंट्रोमियर पे जुड़ा हुआ है। इन होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट, है ना, बट क्रोमेटिड रिमेन अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। चलिए आगे बढ़ें। आगे कहता है टेलोफेज में क्या होगा बच्चा?
टेलोफेज 1 में तुमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आता दिखेगा। आप देखो ये रहा सेल, अगर हम कहते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ रहा है और ये जो क्रोमोजोम है एक इस साइड जा चुका है, एक इस साइड जा चुका है, और यहां पर हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आएगा इसको घेर लेगा, इसको घेर लेगा। देखो दो न्यूक्लियस बनके तैयार हो जाएगा बच्चा। हम कहेंगे टेलोफेज 1, ड्यूरिंग टेलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर्स एंड साइटोकाइनेसिस फॉलोज, दिस इज कॉल्ड डायाड ऑफ द सेल। दो सेल बन रहे हैं इसीलिए इसको डायाड कहेंगे। क्या कह रहा है, टेलोफेज 1 के दौरान नाभिकीय झिल्ली और न्यूक्लियोलस पुनः बन जाते हैं तथा इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। इस अवस्था में बनी कोशिकाओं को डायाड कहा जाता है। अब कहते हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा फेज होता है जिसको इंटरकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस एंड इट इज शॉर्ट लाइफ दैट फॉलोज प्रोफेज 2। कहने का मतलब ये बहुत छोटा सा समय काल है, इसको फेज नहीं कहे। इसके बाद जस्ट प्रोफेज 2 मतलब मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। चलो आगे बढ़े, अगला बात क्या कह रहा है। मियोसिस 2 की बात करें तो जैसे ही साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगा मियोसिस 1 का, क्लियर है, तुरंत से फिर से क्रोमोजोम कंडेंस करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है। क्या कहते हैं, इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस बिफोर क्रोमोजोम गेट इलोंगेटेड। कहने का मतलब क्रोमोजोम को रिलैक्स करने का समय मिलता, इससे पहले ही मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात कह रहे हैं, प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर जाएगा, क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। मेटाफेज 2 स्टेज में आके क्रोमोजोम फिर से इक्वेटर प्लेट पे अरेंज हो जाएगा, है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, काइनेटोकोर से सिस्टर क्रोमेटिड के अटैच हो जाएगा। एनाफेज 2 में स्प्लिटिंग हो जाएगा सेंट्रोमियर का और हर क्रोमोजोम फिर से पोल की तरफ मूव करने लग जाएगा, है ना। समझते हैं फिर से क्या कह रहे हैं। साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद मियोसिस 2 शुरू होता है, उससे पहले कि गुणसूत्र पुनः लंबे हो सके, पुनः वो रिलैक्स कर सके। प्रोफेज 2 में नाभिकीय झिल्ली गायब हो जाती है और गुणसूत्र संघनन कॉम्पैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। मेटाफेज 2 में गुणसूत्र इक्वेटर पर व्यवस्थित हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। आगे अगर बढ़े तो हम कहेंगे एनाफेज 2 सेंट्रोमियर के विभाजन से शुरू होगा, जिससे सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर विपरीत दिशा में जाएंगे। देखो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, देखो ध्यान से, अभी हम क्या देखे बच्चा, एक कोशिका से दो कोशिका बन गया, एक कोशिका से दो कोशिका बन गया। इस तरह से क्रोमोजोम, है ना, इस तरह से ये रहा इसका सेंट्रोमियर, है ना, ये रहा इसका सेंट्रोमियर। बात समझ में आ रही है। इस तरह से सेपरेट हुआ था तो हम क्या कहेंगे, ये जब सेपरेशन हुआ था तब फिर जाकर के दो सेल बना था, है ना। इसको यहां से हटा दें, समझ लो। अब जाकर के यहां क्या हो गया था, हम बोलेंगे एक इस तरह से सेल में ये रहा क्रोमोजोम, एक इस तरह से सेल में ये रहा क्रोमोजोम। अब हम कहेंगे एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड तो है ना बच्चा, एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड तो है, एक क्रोमोजोम में दो क्रोमेटिड है। ध्यान से देखो, अब हम दो सेल को लेके चलते हैं, दो कोशिका को। ये रहा तुम्हारा, है ना, एक क्रोमोजोम का दो क्रोमेटिड, ये रहा, है ना, दूसरे क्रोमोजोम का दो क्रोमेटिड। क्लियर है मामला, है ना। अब देखो फिर से ये उसी तरह से जैसे हम मियोसिस कर रहे थे, प्रोफेज 1 में जाएगा, कॉन्डेंस करेगा, है ना, प्रोफेज 1 में जाके कॉन्डेंस करेगा और फिर क्या कर जाएगा, हम बोलेंगे मेटाफेज पे जाके अरेंज हो जाएगा। पहले तो कॉन्डेंसेशन स्टार्ट होगा, देन फिर क्या होगा, मेटाफेज पे ये जाके इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ये रहा सेंट्रियोल से ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना, क्लियर है। और फिर इधर भी क्या हो जाएगा बच्चा, क्रोमोजोम, ये सेंट्रियोल इससे अटैच हो जाएगा, है ना। अब फिर से इसको तोड़ देंगे, है ना। जब तोड़ेंगे तो ये एक साइड चला जाएगा, ये एक साइड चला आएगा, ये एक साइड चला जाएगा और ये एक साइड चला जाएगा। अब फिर से हमको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा और एक क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम, 4 सेल टोटल हमको मियोसिस 2 के बाद देखने को मिलेंगे, है ना। और हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड से क्या बन गया, हैप्लॉइड सेल बन गया। चलो समझते हैं यहां पर प्रोफेज 2 हमको क्या देखने को मिला। ये देखो प्रोफेज 2 में चीजें अरेंज होने लगी है, मेटाफेज में बीचों बीच चीजें अरेंज हो गई, एनाफेज 2 में सेपरेशन हो गया और टीलोफेज में देखो किस तरह से क्रोमोजोम अलग हो गया है। यहां पर हम क्या कहेंगे, प्रोफेज 2 में एक कोशिका की बात कह रहे हैं तो ये दो कोशिका बनाया, इसी तरह से दो कोशिका लेके चलेंगे तो टोटल कितना कोशिका बन जाएगा, 4 बन जाएगा। हम कहेंगे मियोसिस समाप्त होता है टीलोफेज 2 से, जिसमें दो ग्रुप क्रोमोजोम का इनक्लोज हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होगा और क्या बन जाएगा बच्चा,
टेट्राड ऑफ सेल। पहली बार डायाड ऑफ सेल बना था, 2 सेल बने थे, अगली बार क्या बन जाएगा? टेट्राड ऑफ सेल। हम कहेंगे मियोसिस टेलोफेज 2 के साथ समाप्त हो जाता है, जिसमें गुणसूत्रों के 2 समूह नाभिकीय झिल्ली से घिर जाएंगे। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, जिससे टेट्राड अर्थात 4 हैप्लॉइड पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। चलिए आगे बढ़ें। अगर हम कहें मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, तो पहला, मियोसिस से गैमीट बनता है बच्चा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। हम कहेंगे मियोसिस का निर्माण, मियोसिस गैमीट का निर्माण करता है, जो लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरी बात, ये जो तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर हुआ था, इससे बदलाव होता है, इससे कुछ वेरिएशन क्रिएट होता है। हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर इंट्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, है ना, कैरेक्टर का नया कॉम्बिनेशन बना के लाएगा। क्रॉसिंग ओवर के कारण गुणों का नया पुनर्संयोजन होता है। तीसरी बात, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कैसे मेंटेन करने में मदद करेगा? हम बताए थे मेल भी 2n बच्चा, फीमेल भी 2n। अगर यहां से n आएगा तभी तो बच्चा 2n होगा, इसको मेंटेन करेगा। यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर बनाए रखने में सहायता करता है। चौथी बात, प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह जीवों के बीच मूलभूत संबंध के प्रमाण को प्रदान करता है। तो चलिए एक बार लास्ट में देख लें डिफरेंस माइटोसिस और मियोसिस का। माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं बच्चा? समसूत्री विभाजन। और मियोसिस को क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन, है ना। हम क्या देखे थे? यहां पर स्ट्रक्चर जो है 2n से 2n ही बना था, यहां पर स्ट्रक्चर 2n से n बना था। यहां पर टोटल 2 सेल बने थे, यहां टोटल 4 सेल बने थे। हम कहते हैं ये सोमेटिक सेल में होते हैं, सोमेटिक सेल जो जनरल बॉडी के सेल होते हैं, जबकि ये कहां होंगे बच्चे? रिप्रोडक्टिव सेल में, जिसको गैमीट बनाना है। आगे बढ़ें, ये एक सिंगल डिवीजन है जिसमें 2 सेल बनेंगे। एक ही विभाजन में 2 सेल बन जाएंगे, यहां पर 2 विभाजन होगा और 4 सेल बनेंगे। तीसरी बात, यहां हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के सेल में माइटोसिस हो सकता है, लेकिन मियोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में ही हो सकता है। द्विगुणित में ही अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में एक तरह के सेल बनाने होते हैं, लेकिन मियोसिस गैमीट में बदलाव देखते हैं हम। माता पिता से बच्चा कभी सिमिलर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आधा आधा कैरेक्टर दोनों का वो भी रिकॉम्बाइन होके आया है। नेक्स्ट कहें, यहां क्रोमोजोम की पेयरिंग नहीं होती, यहां पर क्रोमोजोम का पेयरिंग होता है। तो चलिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त करने वाले हैं। आगे फिर से हम 1 शॉट लेकर आने वाले हैं। आप लोग इसको जल्दी से देखिए, और तो और पूरा देखिए और क्वेश्चंस भी बनाइए। चलिए मिलते हैं फिर अगले 1 शॉट में। धन्यवाद।